नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, जो भी लोग असम स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अभी 2022 का एग्जाम होना है और अगले साल का जो एग्जाम देना चाहते हैं और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कब इस एग्जाम को दे सकते हैं, किन कंडीशंस पे नहीं दे सकते, और जब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चलेगा तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस होगा। क्या आप इस जॉब के अप्लाई करने के लिए योग्य हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और छोटी सी वीडियो है, इसमें कंप्लीट जानकारी ले लेंगे, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, नेशनैलिटी सिटीजन हो, जो नेशनैलिटी है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो भी इस जॉब को अप्लाई करता है, ठीक है। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए डाउट होता है, वो ये कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो एज है वो 21 साल। अगर आप 21 ईयर के हो चुके हैं तो आप पूरी तरह से इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें जो जॉब मिलती है उनको आप ले सकते हैं, उनके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और जो मैक्सिमम एज है, यानी कि कितनी मैक्सिमम एज होगी कि आप अप्लाई कर सकें, तो वो है 38 साल। अब इसमें क्या कंडीशंस है वो भी देखते हैं, लेकिन मिनिमम एज में कोई छूट नहीं है। अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 1 साल वेट करना होगा, और अगर आप 17 साल के हैं तो भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब आप 21 साल के होंगे तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो मिनिमम एज 21 फिक्स है। हालांकि जो मैक्सिमम एज है इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप रिजर्वेशन के अंडर कवर किया जाता है आपको, अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो बेस्ड ऑन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है किनको, जो भी SC और ST कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, उनको 5 साल, यानी कि अगर आप 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43 साल, यानी कि 43 ईयर्स, यानी कि 43 ईयर्स की एज तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर आपको ये डाउट होगा कि ये P और H क्या है, तो यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो प्लेन एरिया से हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हिली एरिया से हैं। तो प्लेन और हिली एरिया से आने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो STs हैं, उन दोनों के लिए ही सेम कंडीशन यहां पर है एज की लेकर, 43 ईयर्स। और जो भी OBC कैटेगरी से आता है, OBC में भी दो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, एक है OBC और दूसरे हैं माइनॉरिटी OBC। ये MOBC का मतलब है माइनॉरिटी OBC। इनके लिए यहां पर जो मैक्सिमम एज है वो है 41 साल। कैसे? क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें MOBC और सिर्फ OBC दोनों को ही कवर किया जाता है, ठीक है। तो OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को 5 साल का, और एज बढ़कर हो जाती है 38 से, SC ST के केस में 43 और OBC के केस में 41 ईयर्स। और जो भी, जिनको हम कहते हैं, जिनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, वैसे कहते हैं हम कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनके पास भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। 10 साल यानी कि 38 से 48 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इससे मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं अनरिजर्व से, अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं, और अगर आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपको यहां पर 10 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर जहां तक क्राइटेरिया था वो ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, तो आप किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो वहां से, स्टेट यूनिवर्सिटी वहां से, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित की गई कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो अगर वहां से आप पास आउट हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप एलिजिबल है। यानी कि बेसिकली एक तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, कॉलेज डिग्री का मतलब है 12वीं के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। एक ग्रेजुएशन की डिग्री और 21 साल एज, ये दो मिनिमम क्राइटेरिया होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। और लैंग्वेज भी यहाँ की एलिजिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है असम स्टेट PSC के एग्जाम में, क्योंकि जो भी दोस्त आसाम या तो असमीज बोल पाते हो, ठीक है, या तो असमीज भाषा बोल पाते हो, या फिर राज्य की द्वारा डिक्लेयर की गई ऑफिशियल लैंग्वेजेस, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आप इनमें से कोई सी भाषा बोल पाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई सी भी
ट्राइबल, आसाम की ट्राइबल लैंग्वेज अगर आती है, इसके अलावा कोई सी भी आपको आसाम की या इसके अलावा कोई सी भी अगर आपको आसाम स्टेट की ट्राइबल लैंग्वेज आती है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि आपको स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करता है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि आप मूल निवासी आपको होना पड़ेगा आसाम का। अगर आप आसाम स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आसाम का ओरिजिनल इनहैबिटेंट यानी कि आसाम का मूल निवासी आपको होना पड़ेगा। तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कि आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट में रोजगार प्रोवाइड कराने की सरकार की नज़र में रहता है कि कितने लोग रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहां से डेटा जनरेट होता है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये भी एक जरूरी कंडीशन है एलिजिबिलिटी की। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात कही गई है वो ये कि जो भी दोस्त पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि अगर कोई किसी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो फॉर्म भरते वक्त अपने हिसाब से वो देखें कि भाई किस पोस्ट में पीडब्ल्यूडी का जो रिजर्वेशन है वो लगता है या नहीं लगता, किस तरीके से लगता है, उस तरीके से पोस्ट को देखें, एनालाइज करें। और फिर जब मेन एग्जाम आप देंगे तो पोस्ट की प्रेफरेंस आपको उस हिसाब से ही देनी होगी कि किस में आप ये रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी का अवेल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे कि स्टेट पुलिस सर्विस की अगर बात करें तो वहां पर कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं फिजिकल फिटनेस को लेकर, तो इसीलिए आप जो अपनी सर्विस प्रेफरेंस होगी वो अपने हिसाब से बनाएं। आप सर्विसेज को देखें, खुद अश्योर करें और देखें कि कहां पर ये कैटेगरी पीडब्ल्यूडी की लग सकती है, नहीं लग सकती। उस हिसाब से आप देखकर अपनी प्रेफरेंस खुद डिसाइड करें, ठीक है। चलिए, और यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये कि आसाम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नॉर्म लेकर आई थी जिसको ये कहा जाता है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, जो कि 1/1/2021 जिसकी कट ऑफ डेट है, ठीक है। ये कहता है कि 2021 1 जनवरी 2021 से पहले अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो इस एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन 1/1/2021 के बाद किसी के 2 बच्चे हुए, यानी कि बेसिकली स्मॉल फैमिली नॉर्म ये है 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ये एक पावरफुल नॉर्म है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये ओवरराइडिंग पावर रखता है, यानी कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बाकी किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्राइटेरिया ओवरराइड कर जाएगा। यानी कि स्मॉल फैमिली नॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 बच्चों से कम जिनके बच्चे हैं, ठीक है, 1/1/2021 से पहले वो एलिजिबल है, इसके बाद जिसके 2 बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल फैमिली नॉर्म का जो डिक्लेरेशन है फॉर्म ए, ये डिक्लेयर इसको साइन करना जरूरी है। यानी कि अगर इनकेस पाया गया कभी कि आपके 2 बच्चे हैं 1/1/2021 के बाद, तो फिर आपकी कैंडिडेचर को खतरा हो सकता है, ठीक है। और 2019 में ही इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई थी, तो शायद उसी हिसाब से लोगों ने प्लान भी कर लिया होगा कि किस तरह से उनको आगे अपना फ्यूचर चलाना है, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असम स्टेट पीएससी की जहां तक बात है, ठीक है। और इसीलिए अपनी तैयारी को अच्छे से रखेंगे और भी बाकी एग्जाम्स की स्ट्रेटेजीज और बाकी चीज़ें भी आती रहेंगी। तब तक स्टडी IQ PCS के साथ बने रहेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।